Yes, read the first question. This question is asked to the NEET in 2019. The displacement of a particle executing simple harmonic motion is given by, this is the given equation, a0 plus a sin omega t plus b cos omega t. Then the amplitude of its oscillation is given by, हमें एम्पलीट्यूड फाइंड करना है उसके ऑसिलेशन का, ए फाइंड करना है एम्पलीट्यूड. ओके. ना हमारे पास जो इक्वेशन दिया है y इक्वल टू ए ज़ीरो प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ये दिया हुआ है इक्वेशन हमारे पास, और हमें एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है. अब देखिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड कौन सा रहता है, व्हेन वी आर गोइंग टू रेफर द स्टैंडर्ड इक्वेशन. जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास होता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होगा, या फिर y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी होगा. ओके. जब मीन टू एक्सट्रीम जा रहा है तब साइन आता है, एक्सट्रीम टू मीन जब जाता है तब कॉस आता है. ओके. अब देखिए, मतलब यहाँ पे एम्पलीट्यूड कौन कौन है, ये ए एम्पलीट्यूड है, ये बी एम्पलीट्यूड है, ए ज़ीरो एम्पलीट्यूड नहीं है, क्योंकि हम इस इक्वेशन में एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, दिस इज द एम्पलीट्यूड, दिस वन इज द एम्पलीट्यूड. मतलब जो साइन ओमेगा टी के साथ है वो एम्पलीट्यूड है, या फिर जो कॉस ओमेगा टी के साथ है वो एम्पलीट्यूड है. ये ए ज़ीरो साइन ओमेगा टी फिर या फिर कॉस ओमेगा टी के साथ में नहीं है, मतलब ये एम्पलीट्यूड नहीं है. ओके. तो इस इक्वेशन में एम्पलीट्यूड कौन कौन है, ए एंड बी. अब देखिए, ये जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी, एंड ये जो सेकंड वाला दिया है बी कॉस ओमेगा टी. साइन ओमेगा टी है, ये कॉस ओमेगा टी है, एक साइन है एक कॉस है, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री. ओके. अब देखिए हमें एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है. ये फर्स्ट वाला एम्पलीट्यूड है, ये सेकंड वाला, मतलब A1 इज ए एंड A2 इज बी एंड थीटा इज 90 डिग्री. तो एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ थीटा. अब देखिए, ये अंडर रूट A1 का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर मतलब B का स्क्वायर, प्लस 2AB कॉस ऑफ 90 डिग्री. कॉस 90 हो गया ज़ीरो, तो ये पूरा टर्म हो गया ज़ीरो. बचा कौन, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर. सो दिस विल बी द करेक्ट वन. ए इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर. देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या गलती कर बैठते हैं, स्टूडेंट्स कंसिडर करते हैं कि ए ज़ीरो ए एंड बी ये तीनों भी एम्पलीट्यूड है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तीनों एम्पलीट्यूड नहीं है. यहाँ पे सिर्फ ए एंड बी एम्पलीट्यूड है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो रहता है वो रहता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट यहाँ पे रहता है. और ये हो गया एम्पलीट्यूड. उस हिसाब से इस इक्वेशन में सिर्फ ए एंड बी एम्पलीट्यूड है. एक साइन है दूसरा कॉस है, इसलिए दोनों का फेज कितना है, 90 डिग्री है, इसलिए यहाँ पे रख दिया 90 डिग्री. थीटा इज 90 डिग्री. सो ए इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. This is the next question.
एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑन वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। ओके, एसएचएम कर रहा है, मेन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ये सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन, पार्टिकल इस तरीके से यहाँ पे एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। एक कंप्लीट साइकिल हो गया यहाँ पे, मीन्स मेन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मेन, मेन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मेन, इस तरीके से एक कंप्लीट वाइब्रेशन या फिर कंप्लीट साइकिल हो गया है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है? इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए, जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, एक पूरा साइकिल हो गया, तो डिस्टेंस कवर होता है, हमने देखा है इससे पहले। अगर ऑप्शन बी। यस, ठीक है। यस, देखिए, जब एक साइकिल कंप्लीट होता है ना, तब डिस्टेंस कितना कवर होता है? 4a, जब एम्पलीट्यूड a होता है। एंड एक साइकिल में डिस्प्लेसमेंट रहता है 0, एक साइकिल में डिस्प्लेसमेंट होगा 0। तो ये वेलोसिटी कितना आएगा? फिर वेलोसिटी आ जाएगा सीधे सीधे 0। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, एवरेज वेलोसिटी आएगा 0। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए, नीट में पूछा है क्वेश्चन, नेक्स्ट वन, the distance covered by a particle undergoing SHM in one time period is, देखिए SHM है, वापस से ये है मीन पोजीशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन, ये इधर वाला एक्सट्रीम पोजीशन, इसका एम्पलीट्यूड है a। ओके, वन टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड मतलब मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, ये हो गया वन टाइम पीरियड, बराबर है। और एम्पलीट्यूड a दिया है। वन टाइम पीरियड ऑप्शन ए। मतलब, वन टाइम पीरियड मतलब मीन टू एक्सट्रीम जाएगा a, एक्सट्रीम टू मीन आएगा प्लस a, मीन टू इस वाले एक्सट्रीम पे जाएगा प्लस a, एक्सट्रीम से वापस मीन प्लस a, सो इट विल बिकम 4a। मतलब एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस कवर होता है? डिस्टेंस कवर्ड इट इज 4a हो जाएगा, एंड डिस्प्लेसमेंट 0 रहता है। वापस देखिए कंसेप्ट, डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज 4a एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0। ये सीईटी का क्वेश्चन है। देखिए उसने क्या बोला है, अ बॉडी इज परफॉर्मिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगेन एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, हैज पोटेंशियल एनर्जी P1 एट डिस्प्लेसमेंट x1। पोटेंशियल एनर्जी P1 है और डिस्प्लेसमेंट तब था x1। इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज P2, बाद में पोटेंशियल एनर्जी है P2 एट डिस्प्लेसमेंट x2, तब डिस्प्लेसमेंट था x2। द पोटेंशियल एनर्जी P एट डिस्प्लेसमेंट x1 प्लस x2, जब डिस्प्लेसमेंट x1 प्लस x2 होगा तब पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए इसका मैंने तरीका आपको बताया है कि फॉर्मूला किस तरीके से याद रखना है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी P1 है, जब डिस्प्लेसमेंट है x1, बाद में पोटेंशियल एनर्जी हुआ P2, तब डिस्प्लेसमेंट था x2। अगर डिस्प्लेसमेंट x1 प्लस x2 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा। अब देखिए इसका तरीका मैंने आपको बताया था, टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, टोटल एनर्जी के लिए। पोटेंशियल एनर्जी के लिए
हाफ के एक्स स्क्वायर, एंड काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए इसको तरीका कैसे याद रखने का, ए से स्टार्ट करना है, फिर एक्स पे, फिर दोनों का डिफरेंस, तब जाके बनेगा काइनेटिक एनर्जी। नाउ मुझे फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर। सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ के एक्स कितना है, x1 प्लस x2 का स्क्वायर आएगा। ओके, हाफ के डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, मतलब इस केस के लिए कितना आएगा, हाफ के x1 प्लस x2 का स्क्वायर। अब देखिए पर ऑप्शन तो इस फॉर्मेट में नहीं है, हाफ के x1 प्लस x2 का स्क्वायर, इस फॉर्मेट में ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन कौन से फॉर्मेट में है, P1 P2, इस फॉर्मेट में हमें ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। अब देखिए मुझे ये मेरा आंसर आया है ऑलरेडी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ के x1 प्लस x2 का स्क्वायर, पर मुझे ऑप्शन के फॉर्मेट में इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब देखिए x1 की जगह पे P1 लाना पड़ेगा, x2 की जगह पे P2 लाना पड़ेगा। तो केस वन जो दिया है, केस वन का फॉर्मूला क्या आएगा पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ के x1 का स्क्वायर। उस हिसाब से x1 का स्क्वायर आएगा 2p1, देखिए इट इज 2p1 डिवाइडेड बाय k, x1 का स्क्वायर इक्वल टू 2p1 डिवाइडेड बाय k। उसी हिसाब से सेकंड केस के लिए क्या आएगा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ के x2 का स्क्वायर। सो दिस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 2p1 डिवाइडेड बाय k, मतलब मुझे x1 मिल गया एंड x2 भी यहाँ पे मिल गया है। नाउ ये x1 एंड x2 को देखिए, यहाँ पे x1 का स्क्वायर, यहाँ पे x2 का स्क्वायर है, एंड यहाँ पे x1 प्लस x2 है, एंड देन होल स्क्वायर। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, और दिस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ के a प्लस बी का स्क्वायर लगाओ यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। So this potential energy equal to half k as it is। x1 का स्क्वायर मतलब 2p1 डिवाइडेड बाय k प्लस x2 का स्क्वायर 2p2 डिवाइडेड बाय k, यहाँ पे p2 आना चाहिए, इट शुड बी p2। 2p2 डिवाइडेड बाय k प्लस 2x1 अंडर रूट आएगा ना, ये x1 क्या आएगा, x1 इज अंडर रूट 2p1 k एंड x2 इज अंडर रूट 2p2 k। So it is under root x1 2p1 by k into 2p2 डिवाइडेड बाय k। ये दोनों भी आएंगे स्क्वायर रूट में। चलो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते, तब जाके हम यहाँ पे ऑप्शन के साथ मैच कर पाएंगे। यहाँ पे आप आंसर गेस भी कर सकते हैं अब यहाँ पे डायरेक्टली। नाउ दिस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू दिस इज 1/2k। देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। सो ये 2 आ गया बाहर कॉमन। k देखिए इसके पास k है, इसके पास k है, इसके पास अंडर रूट k का स्क्वायर है, मतलब हर एक के पास k है। अंदर बचा कौन, देखिए 2 गया k गया, सो ये बचा p1, यहाँ पे बचा p2, यहाँ पे प्लस देखिए अंडर रूट में 2 इंटू 2 है, मतलब अंडर रूट 4 हो गया, ये रह गया 2। अंदर बचेगा कौन, p1, p1 इंटू p2। ओके, नाउ इसको सिंप्लीफाई करो, दिस 2 विल गेट कैंसल, दिस के विल गेट कैंसल। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितना बच रहा है, P1 प्लस P2। देखिए P1 प्लस P2 प्लस 2 अंडर रूट P1 इंटू P2 चाहिए, इट शुड बी P1 इंटू P2। तो ये जो ऑप्शन दिया है ना सी, इसमें P1 इंटू P2 आना चाहिए, P1 प्लस P2 नहीं आएगा, P1 इंटू P2 आएगा। उस हिसाब से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आता है। देखिए P1 यहाँ पे क्या किया है उसने,
x1 प्लस x2 का स्क्वायर किया है ना, तो a प्लस बी का स्क्वायर हमने इसको लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, P1 इंटू P2 ही आना चाहिए, P1 प्लस P2 नहीं आना चाहिए, P1 इंटू P2 आएगा। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज लुकिंग क्वाइट ब्लर, हाँ थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। A pendulum is hung from the roof of one sufficiently high building and is moving freely to and fro like a simple harmonic oscillator. The acceleration of the bob of the pendulum is, acceleration दिया है, distance दिया है 5 मीटर from the mean position, the period of oscillation is, देखिए यहाँ पे acceleration दिया है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस दिया है x, इट इज 5 मीटर फ्रॉम द मीन पोजिशन, मतलब ऐसा रिजिड सपोर्ट है यहाँ पे स्ट्रिंग बॉब, एंड उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है मीन पोजीशन से वो है 5 मीटर, एंड एक्सेलरेशन है उसका 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टाइम पीरियड हमें निकालना है t। अब देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ये भी नीट को पूछा है, t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। अब देखिए 2 पाई का कुछ टेंशन नहीं है, ओमेगा हमारे पास नहीं है। अब देखिए हमारे पास ओमेगा नहीं है, हमें टाइम पीरियड निकालना है, हमारे पास ओमेगा नहीं है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी नहीं है। देखिए ओमेगा, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ रिलेटेड रहते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी होगा तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी होगा तो ओमेगा निकाल सकते हैं, ओमेगा होगा तो टी निकाल सकते हैं, टी होगा तो ओमेगा निकाल सकते हैं। पर यहाँ पे कोई भी नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, टी निकालना है, ओमेगा भी नहीं है। अब देखिए ओमेगा का और कुछ रिलेशन है क्या जो हमें ए एंड एक्स के टर्म में फॉर्मूला ओमेगा का दे सकता है। ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ए बाय एक्स होता है, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ए बाय एक्स, हमने ये रिलेशन देखा है। ए 20 है, एक्स कितना है 5 है, सो इट इज अंडर रूट 4, उस हिसाब से आएगा 2 रेडियन पर सेकंड। सो ओमेगा आया 2 रेडियन पर सेकंड, तो ओमेगा का वैल्यू आया 2। सो हमारा आंसर आएगा पाई सेकंड। आंसर क्या आया, पाई सेकंड। अब देखिए कुछ लोगों को इसमें डाउट हो सकता है कि सर ये ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ए बाय एक्स कैसे आया। देखिए ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम रहता है, हमने देखा है। ओके, दिस के मीन्स व्हाट, देखिए एफ इक्वल टू के एक्स, सो ये के आएगा उस हिसाब से एफ डिवाइडेड बाय एक्स डिवाइडेड बाय एम। अब ये जो एफ रहता है ना, एफ रहता है एम ए रहता है एक्स एम, एम एम कैंसल, सो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय एक्स। ओमेगा कितना है, ए डिवाइडेड बाय एक्स, जो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ किया है। ये यहाँ पे इक्वेशन आपको डिराइव करके बताया है, ये डिराइव करके आपको बताया, ये एक्चुअली सॉल्यूशन है। ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ए बाय एक्स यूज़ किया है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, वापस लीनियर एसएचएम यहाँ पे चल रहा है, इट्स एवरेज स्पीड ओवर वन ऑसिलेशन इज, एवरेज स्पीड निकालना है एक ऑसिलेशन के लिए,
अब देखिए यहाँ पे स्पीड निकालना है। स्पीड स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस, देखिए स्पीड मीन्स व्हाट, इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम इट्स एवरेज स्पीड ओवर वन ऑसिलेशन इज, एक ऑसिलेशन हुआ है, मीन, एक्सट्रीम, सेकंड एक्सट्रीम, एक ऑसिलेशन हुआ है मतलब डिस्टेंस वापस वही पॉइंट आ रहा है, डिस्टेंस कवर हुआ है 4a एंड डिस्प्लेसमेंट हुआ है 0, क्योंकि एम्पलीट्यूड है यहाँ पे स्मॉल a। ओके, अब देखिए मुझे स्पीड पूछा है, तो स्पीड मतलब क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अब देखिए यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं किया है उसने, फ्रीक्वेंसी दिया है। ओके, सो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये है टाइम। अब टाइम तो दिया नहीं है, टाइम के फॉर्मेट में ऑप्शन भी नहीं है, बट वी नो टी इक्वल टू व्हाट, 1/n। ओके, सो स्पीड इक्वल टू 4a डिवाइडेड बाय टी। टी इज व्हाट, 1/n, n गया ऊपर, सो 4a n। 4a is amplitude and n is the frequency, so 4a n इतना इसका स्पीड आएगा। और यहाँ पे वेलोसिटी पूछा तो वेलोसिटी वापस आएगा 0। A mass is suspended from a vertical spring। एक वर्टिकल स्प्रिंग है और उसको हमने कुछ मास यहाँ पे सस्पेंड किया है। इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज। द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन पे जब जाता है स्प्रिंग, इस तरीके से ऑसिलेशन करता है, और जब हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन पे होता है तो वो अनस्ट्रेच रहता है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ द मास इज, तो हमें मैक्सिमम स्पीड ऑफ मास यहाँ पे फाइंड आउट करना है, मतलब वी मैक्स मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। एंड स्मॉल जी इज गिवन 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मुझे वी मैक्स फाइंड आउट करना है। अब वी मैक्स का फॉर्मूला देखिए क्या रहता है, वी मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा। नाउ यहाँ पे हमें ए का वैल्यू नहीं दिया है, ओमेगा का वैल्यू भी नहीं दिया है, मतलब मुझे यहाँ पे ए एंड ओमेगा का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। अगर मुझे ए एंड ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे मिल गया तो डायरेक्टली आई कैन रीच टू द आंसर। ओके, अब देखिए एक्चुअली इससे पहले हमने ये लॉजिक यूज किया है, आज हम वापस वही लॉजिक यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए स्प्रिंग के लिए क्या रहता है, टी इक्वल टू 2π√m/k। एक्चुअली रिलेशन कैसे आता है, एक्चुअली टी इक्वल टू 2π/ओमेगा ही रहता है। ओके, बट ओमेगा मीन्स व्हाट, √k/m। ओमेगा क्या रहता है, √k/m। सो ये बनेगा कुछ इस तरीके से, टी इक्वल टू 2π√m/k। इस तरीके से ये फॉर्मूला स्प्रिंग के लिए आता है। ये है पीरियड, ये पीरियड का फॉर्मूला रहता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे मुझे ओमेगा एंड ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब ओमेगा एंड ए हम फाइंड करने को यहाँ पे जाएंगे, तब जाके मुझे यहाँ पे वी मैक्स मिल जाएगा।
यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर आपने देखा तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया है 5 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मतलब मुझे ओमेगा यहाँ पे मिल जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन। ठीक है, अब बचा कौन, ए का वैल्यू मेरे पास नहीं है, मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा ए। ओमेगा इक्वल टू मैं 2 पाई एन यूज़ करूँगा तो मुझे ओमेगा मिल जाएगा। ओमेगा फाइंड आउट करने की कुछ ज़रूरत नहीं है हमें, ओमेगा हमें फ्रीक्वेंसी की हेल्प से मिल गया है यहाँ पे। ओके, अब देखिए बचा कौन, बचा यहाँ पे ए। ओके, ये ए मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। नाउ ए जो होता है ना, ये एम्पलीट्यूड होता है, ए इज व्हाट, एम्पलीट्यूड। तो देखिए इसको, अब मेरे पास एक ही लॉजिक है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k, एंड मुझे फाइंड आउट करना है ए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k। ये जो m/k है, 2 पाई को तो हम हटा नहीं सकते, अब बचा कौन, m/k। m/k की जगह पे हम कहीं से अगर a का वैल्यू ला पाते हैं तो हमें a का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि t हमारे पास है, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी दिया है ना, फ्रीक्वेंसी मुझे दिया है 5 हर्ट्ज, मतलब मैं टी कभी भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, ओमेगा कभी भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो बचा कौन, m/k। m/k मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए क्योंकि उसका वैल्यू मेंशन नहीं किया है। ओके, एंड मुझे इसकी जगह पे एम्पलीट्यूड किसी भी तरीके से लाना है। अब देखिए इसके लिए हम एक लॉजिक यूज करते हैं जो हमने ऑलरेडी इससे पहले भी यूज किया है। f इक्वल टू के एक्स रहता है, f इक्वल टू एम जी रहता है। ओके, नाउ देखिए इसको थोड़ा सा अगर हमने रीअरेंज किया तो दिस के एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा, के एक्स इक्वल टू एम जी। सो यहाँ पे देखिए अगर मैंने इसको m/k लिखा तो m/k इक्वल टू x/g आएगा। नाउ यहाँ पे x एंड g ये वैल्यूज मेंशन है। अब ये जो वैल्यू यहाँ पे मेंशन है तो देखिए t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, हम इसको लिखते हैं x/g। नाउ हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट। उसने बोला है ना यहाँ पे पॉइंट कौन सा है, हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हाईएस्ट पॉइंट है मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा इक्वल टू एम्पलीट्यूड। तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट a/g। अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, पर ये फॉर्मूला कब चलता है, सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट के लिए। अब देखिए यहाँ पे काम एकदम सिंपल हो गया। t का वैल्यू देखिए हमारे पास n है 5, तो t कितना आएगा, 1/5 आएगा। सो t 1/5 है इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट a/10। मुझे a का वैल्यू ही फाइंड करना था, तो यहाँ पे मुझे a का वैल्यू मिल जाएगा। a मुझे फाइंड आउट करना है, सो स्क्वायर बोथ द साइड्स, 1/25 इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू a/10। अब देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a इक्वल टू 10 ऊपर चला गया डिवाइडेड बाय 25 एज इट इज, एंड 4 पाई स्क्वायर भी यहाँ पे डिवीजन में है। ओके, अब इसको अगर हमने सिंप्लीफाई किया, देखिए ये 10 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 400 ना, मतलब ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय 10 पाई का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे 3.14 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सो मुझे a का वैल्यू मिल गया, यहाँ पे रख दो a का वैल्यू। सो दिस v मैक्स इक्वल टू a 1/10 पाई स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब देखिए ये जो ओमेगा का वैल्यू है, ओमेगा का वैल्यू तो हमारे पास है, इट इज 2 पाई n ना, n is 5। Now this 10 and this 10 will get cancelled, this pi will get cancelled, so it is 1/pi। 1/pi आएगा ऑप्शन डी। सर हा प्रॉब्लेम वापस सांगा.
हॅलो At the end I will repeat the question. लेक्चरच्या एंडला मी हा प्रॉब्लेम ज्यांना कळला नाही त्यांना वापस सांगतो. ओके Read the next question. Option A. Option B. Option B. The total energy of a simple Option A. total energy of a simple harmonic oscillator is proportional to. Now what is the formula of total energy? Total energy equal to half k a square. Okay, now this is total energy, this is amplitude. अब टोटल एनर्जी एंड एम्पलीट्यूड का रिलेशन पूछा है. दिस टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. दिस k is constant and 2 is also constant, so total energy is directly proportional to amplitude का square. Option B is correct. Okay, take this question as a homework. कैसे करेंगे इसको? When the displacement of a particle executing SHM is 1/4 of its amplitude, मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसा है? 1/4 of its amplitude. What fraction of total energy is the kinetic energy? What fraction of total energy is kinetic energy? चलो इसको सॉल्व कर देते हैं. What fraction of total energy is kinetic energy? मतलब जो टोटल एनर्जी है पूरा, उसके कितने फ्रैक्शन में काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होगा, ऐसा उसने पूछा है. अब देखिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी. मतलब फॉर एग्जांपल टोटल मार्क्स है आउट ऑफ 100, कितने मार्क्स आपको मिले हैं? 90, लाइक दिस. पूरा एनर्जी कितना होता है? टोटल एनर्जी. उसमें से काइनेटिक एनर्जी कितना है? उसमें से काइनेटिक एनर्जी है 90, फिर पोटेंशियल एनर्जी होगा 10, लाइक दिस. इस तरीके का ये क्वेश्चन है. मतलब पूरा एनर्जी है टोटल एनर्जी, उसमें से कितना फ्रैक्शन है काइनेटिक एनर्जी. अब देखिए, काइनेटिक एंड टोटल एनर्जी का यहाँ पे सिर्फ लॉजिक यूज करना है आपको. नाउ काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, ऑप्शन B. ओके, विल क्रॉस चेक. नाउ दिस काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे मैं k भी लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे k भी हम लिख सकते हैं. अब देखिए काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा फिर? दिस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ के a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर. x कितना है? a/4. इसका स्क्वायर कितना आएगा फिर? a स्क्वायर बाय 16, बिकॉज x इक्वल टू 1/4a. इसका स्क्वायर किया, a स्क्वायर बाय 16 आएगा. इसको सिंप्लीफाई करो. दिस इज काइनेटिक एनर्जी हाफ के, इट इज 16a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16. इसको सिंप्लीफाई कर दो बस.
ये आ गया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ के 15a² डिवाइडेड बाय 16। ये कौन आ गया? काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब क्या किसके साथ कंपेयर कर रहा है वो? टोटल एनर्जी के साथ। टोटल एनर्जी मतलब क्या? टोटल एनर्जी इज हाफ के a² ना। टोटल एनर्जी वॉट? हाफ के a²। तो ये ऑलरेडी a के टर्म में है। अब मुझे निकालना क्या है? काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना है देखो, इट इज हाफ के इंटू 15a² डिवाइडेड बाय 16 है। अब टोटल एनर्जी कितना है? टोटल एनर्जी 1/2 हाफ। देखिए टोटल एनर्जी है हाफ के a² ना, तो 2 ऊपर जाएगा एंड के a² नीचे आएगा। जस्ट सिंप्लीफाइड, 2 2 कैंसिल, a² कैंसिल, के कैंसिल, सो इट इज 15 डिवाइडेड बाय 16। काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी 15 डिवाइडेड बाय 16। देखिए व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी के कितने फ्रैक्शन में काइनेटिक एनर्जी है। तो पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने मॉडिफाई किया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ के a² माइनस x²। सिर्फ इसमें x का वैल्यू रख दिया, इसको सिंप्लीफाई करते गए, लास्ट स्टेप तक पहुंच गए। टोटल एनर्जी ऑलरेडी सिर्फ a के ही फॉर्मेट में है, मतलब इस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में सिर्फ a एंड k है, दोनों को जस्ट डिवीजन कीजिए। काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, जो पार्ट कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए, बाकी का पार्ट एज इट इज। यहाँ पे आएगा 15 डिवाइडेड बाय 16, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।